हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन है, एक मेन स्टे है। तो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चरल आउटपुट डिपेंड करता है मॉनसून पे। क्यों? क्योंकि इंडिया में 50% से ज़्यादा नेट सोन एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वो डिपेंड करता है रेनफॉल पे। तो हमारी इंडिया की नेशनल इकोनॉमी में भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मेन सपोर्ट एग्रीकल्चर से ही मिलता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल गुड्स की मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इंटरनल ट्रेड जो है, इंटरनल ट्रेड समझते हो ना, कंट्री के जो अंदर ही ट्रेड होता है वो मोस्टली होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? पॉवर्टी इरेडिकेशन से। जैसे ही एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी वैसे पॉवर्टी कम होगी। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, रेजिंग एग्रीकल्चरल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्रीकल्चर से एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और साथ ही अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एग्रीकल्चरल वेजेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम अलाइड सेक्टर्स की बात करें, लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी, फिशरीज, तो इनका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में, और साथ ही ये रूरल मासेस को न्यूट्रिशन भी देते हैं। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। एनिमल हस्बेंड्री, डायरी क्या होता है? जैसे कि हम गाय भैंस वगैरह रखते हैं दूध के लिए। तो फिशरीज क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फिशेस। तो इन सब चीज़ों का हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। To maintain the ecological balance, there is a need for sustainable and balanced development of both agriculture and allied sector. अब इकोलॉजिकल बैलेंस को भी साथ ही साथ मेंटेन करना होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर दोनों में ही सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब देखो, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एंड बैलेंस डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 60s के टाइम पे, 1960s के टाइम पे, तो उसके बाद क्या हुआ? अब HYV सीड्स आ गए, हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई, तो उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ होने लगे, तो जिसकी वजह से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो थोड़ा सा हिल गया, बिगड़ गया। तो इसलिए हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की भी अब ज़रूरत है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है, राइट। फिर हम बात करते हैं कमर्शियल क्रॉप्स की। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है? वो क्रॉप्स जो हम ट्रेड पर्पस के लिए प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ट्रेड पर्पस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें आती है ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई, शुगर क्रॉप्स हो गई, फाइबर क्रॉप्स, नारकोटिक क्रॉप्स और बीवरेज क्रॉप्स। ये सारी ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स है जो फार्मर ट्रेड पर्पस के लिए प्रोड्यूस करता है, कंजम्पशन के लिए नहीं होती। टू इनकरेज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, द गवर्नमेंट अनाउंस टू MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है? MSP अनाउंस कर देती है कि कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप है, अगर मार्केट में उसकी प्राइस कम होती है तो गवर्नमेंट फार्मर से उसको MSP पे खरीद लेगी, राइट। तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ACPC। तो MSP गवर्नमेंट के बिहाफ पे ACPC डिसाइड करता है। तो MSP जो, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं MSP की। MSP अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इज दैट प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली इफ द क्रॉप प्राइसेस फॉल्स बिलो द MSP। अगर MSP से कम होता है मार्केट में क्रॉप का प्राइस तो गवर्नमेंट उस क्रॉप को फार्मर से डायरेक्टली परचेज कर लेती है MSP पे, राइट। तो अब MSP कई बार जैसे कुछ होती है खरीफ क्रॉप्स, तो उस पे MSP इंक्रीज हो जाता है, तो उसका अप्रूवल कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA उसका अप्रूवल देती है, जिनके चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर,
राइट। फिर हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। जो हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। बट इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो किसको हम बोलते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कम नहीं था। बट जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन, वो टर्म किसने दी थी? वो दी थी एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम गांधी ने, राइट। फिर आती है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। तो अब व्हाइट रेवोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए क्या शुरू किया गया था? एक ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड के फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड वाज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और इसको स्टार्ट किया था नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में। नेक्स्ट आती है येलो रेवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स। फिर आती है ब्लू रेवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। अब जो प्लान आउटले क्या होता है कि जो हम एक साल के लिए एक पर्टिकुलर सेक्टर को हम जो अपना पैसा देते हैं उसको बोलते हैं प्लान आउटले। तो परसेंटेज ऑफ प्लान आउटले ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स टू टोटल प्लान आउटले वेराइड बिटवीन 31% एंड 14.9% फ्रॉम द फर्स्ट टू 10th प्लान। अब 5 ईयर प्लान्स चले थे जब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी हमारी इंडिया की चल रही थी, तो उस टाइम पे 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 10th 5 ईयर प्लान तक जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को टोटल प्लान आउटले दिया था वो कितना था? 31% एंड 14.9% के बीच में वेरी करता था। बट जो एक्चुअल आउटले था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो कितना था? 18 एंड 24% के बीच में था टोटल प्लान आउटले का, ठीक है, फर्स्ट प्लान को छोड़ के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लान में जो एग्रीकल्चर का आउटले था वो बहुत ज़्यादा था। वो कितना था? 31% था। तो अगर हम 11th प्लान की बात करें तो 11th प्लान में प्लान आउटले कितना था एग्रीकल्चर का? उस टाइम पे थोड़ा प्लान आउटले कम हो गया था 11th प्लान में और कम करके 18.5% ही रह गया था। तो अगर हम 5 ईयर प्लान्स के फर्स्ट डिकेड की बात करें, फर्स्ट डिकेड मतलब 10 साल, 10 साल में आ जाएंगे 2 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो फर्स्ट डिकेड में फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान से इंप्लीमेंट किए थे। तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट था, एनुअल ग्रोथ रेट, वो कितना था? 3.3%। तो 11th 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जीडीपी का था, जीडीपी के एनुअल ग्रोथ रेट का 3.7% हमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से अचीव हुआ था। तो ये थोड़ा टारगेट से कम था। क्यों? क्योंकि जो 11th पीरियड का टारगेट था ना वो हमारा था 4% होगा, कि जीडीपी का 4% एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से होगा ग्रोथ। बट हुआ कितना था? 3.7% हुआ था। फिर भी वो बेटर था 10th प्लान से। क्यों? क्योंकि 10th प्लान में जो अचीवमेंट था वो कितना था? 2.4%। 10th प्लान एक पहला ऐसा प्लान था जहां पे हमने क्रॉप प्रोडक्शन के टारगेट फिक्स ही नहीं किए थे। 10th प्लान में फिक्स ही नहीं किए थे तो इतने कम रह गए थे, 2.4% ही रह गए थे। फिर 11th प्लान में हमने 4% फिक्स किया तो 3.7% अचीव कर लिया था। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट कवर बार्ले, रागी एंड माइनर मिलेट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर ये 3 क्रॉप्स नहीं आती, ना बार्ले आता है, ना रागी आता है, ना ही माइनर मिलेट्स आते हैं। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन में आती थी हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स की, HYV सीड्स आते थे। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई कहाँ, कौन कौन सी क्रॉप्स में थी? मेनली राइस में आई थी, व्हीट, मेज एंड ज्वार में ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी। सबसे पहले राइस, व्हीट, मेज और ज्वार के ही HYV सीड्स आए थे। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट हुई थी अक्टूबर 1999 में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।